हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सभी। हेलो बाबू, कैसे हैं आप सभी। आज हम लोग देखिए बात करेंगे ट्वेल्थ केमिस्ट्री केमिस्ट्री का पॉलीमर चैप्टर। कौन सा चैप्टर? बहुलक पॉलीमर चैप्टर। वो भी इंग्लिश मीडियम का है, पीडीएफ है। इंग्लिश मीडियम के हैं तो स्पेशल हम इंग्लिश मीडियम वाले के छात्रों के लिए लेकर आए हैं। बहुलक चैप्टर का पूरा निचोड़ आप लोग को पूरी तरह से समझा देते हैं। और इसमें अभी तक देखिए जो जो क्वेश्चन पॉलीमर से बना है वे सारे के सारे बातें आप लोग को एक्सप्लेन करेंगे कि पॉलीमर से क्या क्या क्वेश्चन बना है, क्या बन सकता है। ये आप लोग को सारे एनसीईआरटी के जो जो मतलब एनसीईआरटी में लिखा हुआ चीज़ें वो आप लोग को एक्सप्लेन करके डिस्कशन के साथ आप लोग को समझाएंगे। तो आप लोग यदि आप लोग का एग्जाम मतलब 7 फरवरी केमिस्ट्री का है तो आप लोग इस पॉलीमर को अच्छा से सुन के अच्छा से पढ़ करके एग्जाम देने के लिए जाएं। और 1-2 नंबर का सवाल यहाँ से आप लोग के एग्जाम में देखने के लिए ज़रूर बन सकता है। तो चलिए पॉलीमर को हम एक्सप्लेन करते हैं और आप लोग को बताते हैं। और आप लोग मेहनत करते रहिए, ठीक है। देखिए पॉलीमर है क्या है यहाँ पे, ठीक है ना। देखिए यहाँ पे लिखा हुआ है, आप लोग को लिखा है कि को पॉलीमेराइजेशन हैज बीन द यूज्ड बाय नेचर इन पॉलीपेप्टाइड विच मे कंटेन एज मेनी 20 डिफरेंट एमिनो एसिड। देखिए आपको अगर देखिए इसका पॉलीमर के डिफिनीशन तो आपके एग्जाम में पूछेगा नहीं, लेकिन रहा बात कि पॉलीमर है क्या, ठीक है ना। पॉलीमर है क्या? तो पॉलीमर जो होता है बहुत प्रकार के, यानी कि यहाँ पे लिखा है कि 20 डिफरेंट एमिनो एसिड, यानी कि बहुत सारे एमिनो एसिड को डिफरेंट डिफरेंट एमिनो एसिड को मिला करके, यानी कि मिला करके उनके अणुओं को संयोजित करके उनको कॉम्बिनेशन करके तब यहाँ पे हम बताइए पॉलीमर के अणु तैयार करते हैं। क्या करते हैं? पॉलीमर के अणु तैयार करते हैं। या तो कह सकते हैं कि पॉलीमर जो है बायोकेमिस्ट्री का एक वैसी प्रक्रिया, एक वैसी घटना है जो पॉलीमर के अंतर्गत हम यहाँ पे चीज़ें जो है नेचुरल, जो नेचर से बन रहा है या ह्यूमन निर्मित हो, यानी कि मानव निर्मित हो, वैसे हम चीज़ों को, वैसे सब्सटेंस को क्या करते हैं, वैसे सब्सटेंस को अध्ययन करते हैं, स्टडी करते हैं यहाँ पे पॉलीमर के अंतर्गत। तो यहाँ पे चलिए एनसीईआरटी के देखते हैं चीज़ें। यहाँ पे पॉलीमर के अंतर्गत यहाँ पे क्लासिफिकेशन है कि कौन कौन से पॉलीमर होते हैं हम लोग के पास। देखिए पहले हम लोग का यहाँ पे देखिए नेचुरल पॉलीमर है। क्या नेचुरल पॉलीमर है? यानी कि यहाँ पे पॉलीमर को थ्री टाइप में, यानी कि 3 कैटेगरी के अंतर्गत इसको क्या किया गया, बांटा गया है। नेचुरल पॉलीमर आपके परीक्षा में नेचुरल पॉलीमर से पूछेगा कि कौन कौन नेचुरल पॉलीमर होते हैं। कहता दिस पॉलीमर आर फाउंड इन द प्लांट। जो नेचुरल पॉलीमर होता है वो प्लांट से, एनिमल से क्या किया जाता है, उसको प्राप्त किया जाता है, गिफ्ट किया जाता है, फाउंड किया जाता है। जैसे इसके अंतर्गत प्रोटीन है, प्रोटीन आपका ना नेचुरल पॉलीमर होता है। सेलुलोज है, स्टार्च है, और सम रेजिन हो गया और रबर हो गया, ये सब क्या है, नेचुरल पॉलीमर है। तो आप लोग ये एग्जाम्पल याद करके जाइएगा। और नेचुरल पॉलीमर क्या होते हैं, तो जो वैसे पॉलीमर है, यानी कि वैसे पॉलीमर हो गया, यानी कि दिस पॉलीमर जो हम लोग को गेट्स होता है, यानी कि फाउंड होता है कहाँ से, प्लांट से प्राप्त होता है, एनिमल से प्राप्त होता है। बताइए प्रोटीन हम लोग को एनिमल से भी मिल सकता है और प्लांट से भी मिल सकता है। सेलुलोज हम लोग को प्लांट से मिलती है। स्टार्च हम लोग को देखिए प्लांट से मिलता है हम लोग को। और रेजिन भी हम लोग को, रेजिन प्लांट से मिलती है। रबर भी हम लोग को प्लांट से मिलता है। सब के सब क्या है, नेचुरल पॉलीमर है। क्या है, नेचुरल पॉलीमर है, ठीक है, नेचुरल पॉलीमर है। नेक्स्ट हम लोग को आगे यहाँ पर देखते हैं, ठीक है ना, कि सेमी सिंथेटिक पॉलीमर, यानी कि जैसे देखिए जो हम लोग के नेचुरल पॉलीमर होता है, क्या होता है, नेचुरल पॉलीमर होता है। और जो नेचुरल पॉलीमर से, जो जिसको नेचुरल, यानी कि जो प्राकृतिक, जो हम लोग के बहुलक है, जो नेचुरल पॉलीमर है, जो प्राकृतिक बहुलक है, तो जो नेचुरल पॉलीमर के द्वारा जिसे बनाया जाता है उसे कहते हैं सेमी सिंथेटिक पॉलीमर कहते हैं। उसे क्या कहते हैं, सेमी सिंथेटिक पॉलीमर कहते हैं। देखिए सेलुलोज क्या है हम लोग का, सेलुलोज हम लोग का नेचुरल पॉलीमर है। और सेलुलोज के द्वारा, यानी कि सेलुलोज यानी कि डेरिवेटिव्स सेलुलोज के द्वारा एज द सेलुलोज एसीटन एसी एसीटे एसीटेट, यहाँ कर रहा है सेलुलोज डेरिवेटिव एज सेलुलोज एसीटेट, जैसे रेयन हो गया एंड द सेलुलोज नाइट्रेट ईटीसी, सेलुलोज नाइट्रेट ईटीसी। देन यूजुअल एग्जाम्पल ऑफ द सब कैटेगरी, यानी कि जो हम यहाँ पे आपको समझाएं तो यहाँ ये बात कहना चाह रहा है कि हम जब हम नेचुरल पॉलीमर के द्वारा उसके द्वारा हम कुछ नया मतलब चीज़ें बनाएं तो उसके बोलते हैं हम लोग सेमी सिंथेटिक पॉलीमर बोलते हैं। जैसे मतलब सेलुलोज से हम रेयन बना रहे हैं, सेलुलोज से क्या बना रहे हैं, रेयन बना रहे हैं, ठीक ना। सेलुलोज से हम यहाँ पे बना रहे हैं, ठीक ना, सेलुलोज नाइट्रेट बना रहे हैं, ईटीसी बना रहे हैं, तो इसको हम लोग क्या कहते हैं, सेमी सिंथेटिक पॉलीमर बोलते हैं, सेमी सिंथेटिक पॉलीमर बोलते हैं। उसके बाद यहाँ पे है सिंथेटिक पॉलीमर, जो ओनली सिंथेटिक के मतलब होता है कि जो ओनली फॉर ह्यूमन निर्मित हो,
हाँ, जो बिल्कुल ही मतलब नेचुरल ना हो, क्या हो, ह्यूमन निर्मित हो, यानी कि जो मानव द्वारा बनाया गया हो, तो वैसे पॉलीमर को क्या बोलेंगे, सिंथेटिक पॉलीमर बोलते हैं। क्या बोलते हैं, सिंथेटिक पॉलीमर, यानी कि यहाँ पे लिखा हुआ है कि वेरीफाई ऑफ सिंथेटिक पॉलीमर एज प्लास्टिक। प्लास्टिक हम लोग को क्या है, सिंथेटिक पॉलीमर है। सिंथेटिक फाइबर हो गया, जैसे नाइलॉन छो सिंथेटिक फाइबर है। और सिंथेटिक फाइबर जो हो गया, और हम लोग को हो गया यहाँ पे ब्यूना एश, क्या है, ब्यूना एश है। और एग्जाम्पल ऑफ मानोमेड, जो मानो बनाए हैं, ठीक ना, पॉलीमर्स ठीक ना, मानो बनाए हैं और यूजेड इन डेली लाइफ, जो आप लोग अपने लाइफ के अंदर क्या करते हैं, यूज करते हैं, एज वेल एज इंडस्ट्री। और इसको इंडस्ट्री के में भी बनाया जाता है, चाहे इंडस्ट्री में भी इसको यूज किया जाता है। तो हम लोग को यहाँ पे जो सिंथेटिक पॉलीमर है, जो यानी कि मैन मेड पॉलीमर है, जो मानव के द्वारा बनाया गया है, यह मैन मेड पॉलीमर है, मानव के द्वारा बनाया गया है। जैसे आपका प्लास्टिक हो गया, नाइलॉन छो है, ब्यूना एस है। और इसको अपने डेली लाइफ में, चाहते इंडस्ट्री में क्या करते हैं, यूज करते हैं, क्या करते हैं, यूज करते हैं। पॉलीमर कैन ऑल्सो बी क्लासिफाइड ऑन द बेसिस ऑफ स्ट्रक्चर, और इसे स्ट्रक्चर के आधार पे, मतलब चाहे इसे फोर्स के आधार पे, मतलब बहुत सारे टाइपों में बांटा गया है। आगे नीचे देखते हैं हम लोग। टाइप ऑफ पॉलीमराइजेशन रिएक्शन, ठीक है ना। पॉलीमराइजेशन रिएक्शन के बारे में दिया है यहाँ पे कि फ्री रेडिकल रिएक्शन मैकेनिज्म होती है पॉलीमर के अंतर्गत, ठीक ना। और यहाँ पे कैटलिस्ट और लिस्ट के बारे में यहाँ जिक्र कर रहे हैं कि क्या कैटलिस्ट होता है यहाँ पे, ठीक ना। यहाँ पर जैसे यहाँ पर लिखा है कि जैसे बेंजोइल पेरोक्साइड जैसे यहाँ पे बन रहा है, फिनाइल रेडिकल बन रही है, क्या बन रही है, फिनाइल रेडिकल बन रही है। तो यहाँ पे चेन इनिशिएशन स्टेप बाय रिएक्शन समझा है, लेकिन अभी तक ये सब एग्जाम में नहीं पूछता है। चलिए, इस सब पे हम लोग बातें नहीं करते हैं, ठीक है ना। केवल वही बातें करते हैं जो एग्जाम में हम लोग को क्वेश्चन पॉलीमर से पूछेगा, ठीक है। ज़्यादा हम लोग को एग्जाम भले नज़दीक है, तो ज़्यादा हम लोग को फालतू की क्वेश्चन पर डिस्कशन नहीं करनी है। चलिए यहाँ पर देखते हैं। यहाँ पे हम लोग देखिए, समझते हैं यहाँ पे, ठीक है ना। एक क्वेश्चन जैसे यहाँ पे कभी हम लोग को जिक्र करता है कि ब्यूना एश, जो ब्यूना एश है, इसका निर्माण कैसे होता है। तो 1,3 ब्यूटाडाइन, जब 1,3 ब्यूटाडाइन को अस्टायरिन के साथ जब बहुकलन किया जाता है, पॉलीराइजेशन किया जाता है, तब जाके देखिए ब्यूना एश प्राप्त होता है। क्या होता है, ब्यूना एश प्राप्त होता है। क्या होता है, ब्यूना एश प्राप्त होता है। और यहाँ पे साफ साफ लिखा है कि द पॉलीमर मेड बाई एडिशन पॉलीमर, ये जो होता है हम लोग के संघनन बहुलक होता है, ठीक है ना। एडिशन पॉलीमर होता है फ्रॉम टू डिफरेंट मोनोमर, यानी कि जब दो डिफरेंट मोनोमर जो होते हैं, और टर्मेट द, ठीक है ना, कोपॉलीमर्स, जैसे ब्यूना एस है, विच इज द फॉर्मेट बाई, ब्यूना एस का जो फॉर्मेशन होता है, यानी कि जब दो डिफरेंट मोनोमर जो होते हैं आपस में क्या होते हैं, एडिशंस होते हैं, तब जाकर हम लोग का क्या होते हैं, हम लोग के यहाँ पे ब्यूना एस का क्या होता है, निर्माण होता है, ब्यूना एस का निर्माण होता है। और यहाँ ब्यूना एस के निर्माण के लिए जैसे हम लोग का 1,3 ब्यूटाडाइन, यानी कि एक मोनोमर हो गया, अस्टायरिन एक मोनोमर हो गया, दोनों आपस में जब इसे पोलराइजेशन करेंगे, तब जाके हम लोग को क्या प्राप्त होगा, ब्यूटाडाइन अस्टायरिन को पॉलीमर, यानी कि ब्यूना एश प्राप्त होगा। क्या होगा, ब्यूना एश प्राप्त होगा, ठीक है ना। तो आपको एग्जाम में कैसे पूछेगा, ब्यूना एश के लिए कौन कौन से मोनोमर को पोल यानी कि क्या किया जाता है, पोलराइजेशन किया जाता है। तो 1,3 ब्यूटाडाइन और अस्टायरिन को पोलराइजेशन किया जाता है, तब ब्यूना एश हम लोग को प्राप्त होता है। अब यहाँ पे देखिए पॉलीथीन है, क्या है, पॉलीथीन है। तो अब पॉलीथीन के बारे में देखिए, पॉलीथीन है क्या, था पॉलीथीन आर द लीनियर, ठीक है ना, लीनियर स्लाइटली ब्रांचेज लॉन्ग चेन द मोलिकुल, यानी कि पॉलीथीन के अंतर्गत पॉलीथीन हम लोग को रैखिक भी होती है, प्लस में ब्रांचेड भी रहता है। पॉलीथीन हम लोग का अल्प घनत्व वाला भी होता है, और हाई यानी कि हाई डेंसिटी वाला भी होता है। और इसमें देखिए यानी कि लॉन्ग यानी कि लीनियर भी होता है, और ब्रांचेड मतलब श्रृंखला वाले अणु भी होते हैं। कहता दीज आर कैपेबल ऑफ द these are the capable of the repeatedly softening on the heating and the hardening on the cooling and these are thermoplastic polymer है, कहता दे, ठीक ना। हम लोग के जो देखिए यहाँ पे ये बात हम लोग को समझा रहे हैं कि जैसे हम लोग पॉलीथीन है, इसे हम लोग मतलब गरम करेंगे तो क्या होता है, इसमें जैसे हमारा गर्म करने पर थोड़ा सा मतलब फैलाव का गुण आ जाता है, और जब इसे कूलिंग किया जाता है तो हम लोग इसमें क्या होता है, यानी कि थर्मोप्लास्टिक पॉलीमर्स होते हैं। थोड़ा सा जैसे जैसे ठंडा करेंगे तो उसमें थोड़ा सिकुड़ाव का गुण होता है। अब इसके यहाँ देखिए लो डेंसिटी पॉलीमर है, ठीक ना, लो डेंसिटी अल्प घनत्व वाले पॉलीथीन है। तो लो डेंसिटी पॉलीमर है, कहता ना, जो इसको जो पॉलीथीन है, इसको पोलराइजेशन किया जाता है एथिन के द्वारा, ठीक ना। अंडर हाई प्रेशर, कितना प्रेशर होना चाहिए, तो 1,000 से 2,000 प्रेशर के नीचे ही करना आप लोग को, अंडर हाई प्रेशर है। तो हम लोग लो डेंसिटी जो पॉलीथीन है,
इसको पॉलीराइजेशन करते हैं हम लोग एथीन के द्वारा इसको क्या करते हैं, पॉलीराइजेशन करते हैं। और इसके लिए प्रेशर चाहिए कितना, 1000 से 2000। तो आपको ये बात याद रखना है कि लो डेंसिटी पॉलीथीन के लिए आप लोग को प्रेशर कितना चाहिए, तो 1000 से 2000 अंडर हाई प्रेशर, 1000 से 2000 के अंतराल पे। और एटमोस्फेरिक प्रेशर हो गया ना, इतना प्रेशर चाहिए हमको। टेम्परेचर चाहिए 350 से 570 केल्विन टेम्परेचर चाहिए, ठीक है ना। इनके इतना के यानी कि इतना टेम्परेचर की उपस्थिति में फिर यहाँ पे कह रहा है प्रेजेंस ट्रेक ऑफ डाई ऑक्सीजन एंड पेरोक्साइड। और यहाँ पे एक इनिशिएटर कैटलिस्ट है, एक क्या है, एक वो इनिशिएटर कैटलिस्ट है। तो यहाँ पे हमको लो डेंसिटी वाले पॉलीथीन जो होता है क्या होती है, प्राप्त होती है। और यहाँ पे और सारा बातें लिखा है कि लो डेंसिटी वाले पॉलीथीन होती है, जो पॉलीमर होता है इनके जो स्ट्रक्चर होता है वो ब्रांचेड होती है, क्या होती है, ब्रांचेड होती है। और यहाँ स्ट्रक्चर बना के दिखाया भी है कि लो डेंसिटी पॉलीथीन का क्या है, स्ट्रक्चर है, ब्रांचेड स्ट्रक्चर शो कर रहा है। लो डेंसिटी पॉलीथीन जो है केमिकली, यहाँ पे लिखा है कि केमिकली इनर्ट एंड द टफ वट द फ्लेक्सिबल, ये हम लोग का क्या होता है कि फ्लेक्सिबल भी होता है और पुअर कंडक्टर होता है, और इलेक्ट्रिसिटी का पुअर कंडक्टर होता है। और इसको हम लोग लो डेंसिटी पॉलीथीन को यहाँ पे यूज करते हैं। यहाँ पे यूज दिया है कि लो डेंसिटी पॉलीथीन को कहाँ यूज किया जाता है, तो इसको यूज करते हैं हम लोग जिसे मैन्युफैक्चरिंग यानी कि वायर मैन्युफैक्चरिंग के अंतर्गत। और यहाँ पे बोतल से आपका टॉय है और पाइप है, ठीक है ना, फ्लेक्सिबल पाइप है, उसके अंतर्गत इसका क्या किया जाता है, यूज किया जाता है। अब इसके बाद देखिए हाई डेंसिटी पॉलीथीन है। द हाई डेंसिटी पॉलीथीन है, इसके लिए हाई डेंसिटी पॉलीथीन के लिए यहाँ पे जिगलर नेटा कैटलिस्ट की जरूरी होती है। इसके लिए आपको टेम्परेचर चाहिए 333 से 343 केल्विन टेम्परेचर चाहिए। और इतने ताप पर क्या क्या है इसमें ज़रूरी होता है। तो हाई डेंसिटी पॉलीथीन के लिए अगर इस पर बात करें हम लोग, हाई डेंसिटी पॉलीथीन के लिए थोड़ा सा ये देखते हैं यहाँ पे। हाई डेंसिटी पॉलीथीन के लिए हमको देखिए यहाँ पे, ठीक ना, यहाँ पे लिखा हुआ है कि इट्स फॉर्मेट द एडिशन पॉलीमर्स। ये हम लोग के ना, यह क्या कैसा पॉलीमर है, तो हम लोग के एक हम लोग को संघनन यानी कि संघनन प्रकार का बहुलक है। एडिशन है, एक संयुक्त बहुलक होता है। और टेक प्लेस द हाइड्रोकार्बन सोलवेंट। और ये में कह रहा है कि टेक प्लेस, इसके लिए क्या करते हैं, हाइड्रोकार्बन का सोलवेंट लेते हैं। और प्रेजेंस कैटलिस्ट है ट्राई इथाइल एल्युमिनियम एंड द टाइटेनियम टेट्राक्लोराइड, जैसे जिगलर नेटा कैटलिस्ट बोलते हैं। इनकी उपस्थिति में 333 से 343 केल्विन ताप पर, और यहाँ पे देखिए प्रेशर भी है 6 से 7 एटीएम दाब पर। जब इसको हम लोग गर्म करते हैं, हीट करते हैं, चाहे पॉलीराइजेशन करते हैं, तब जाकर हाई डेंसिटी वाला पॉलीथीन हम लोग को प्राप्त होता है। और हाई डेंसिटी वाले जो पॉलीथीन हम लोग का है, ये हम लोग को यहाँ पे कह रहे हैं कि पॉलीमर आर ऑल्सो कॉल्ड द लीनियर पॉलीमर है, हम लोग को रैखिक पॉलीमर होता है। हाई डेंसिटी वाले पॉलीमर जो होती है एक रैखिक पॉलीमर होती है। और इसको मैन्युफैक्चरिंग इनको हम लोग किसके निर्माण में इसका यूज करते हैं, किसको मतलब निर्माण में इस प्रकार के पॉलीथीन का यूज किया जाता है। इसको किस प्रकार के निर्माण में, तो बकेट निर्माण में, डस्टबिन निर्माण में, बोतल में, पाइप में इसका हम लोग प्रयोग करते हैं निर्माण के अंतर्गत। ये हम लोग को रैखिक संरचना में होती है, इसका संरचना रैखिक स्ट्रक्चर है। इसके बाद यहाँ पे देखिए टेफ्लॉन है, ठीक है ना, बहुत पूछा है एग्जाम में ना, बहुत बीबीआई है टेफ्लॉन के बारे में, बहुत बार पूछा है, बहुत बीबीआई इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है टेफ्लॉन। पहले तो आपको याद रखना है कि टेफ्लॉन किसका बहुलक होता है, तो टेट्राफ्लोरोएथीन का बहुलक होता है। टेफ्लॉन जो है टेट्राफ्लोरोएथीन का बहुलक होता है। और ये हाई प्रेशर यानी उच्च दाब पर, जब टेट्राफ्लोरोएथीन को उच्च दाब पर हम लोग यहाँ से इसको हीट उठ करके गर्म करके यहाँ पर टेफ्लॉन को बहुकलन करके टेफ्लॉन प्राप्त करते हैं। टेफ्लॉन जो होता है मैन्युफैक्चरिंग बाय हीटिंग टेट्राफ्लोरोएथीन कहते विथ फ्री रेडिकल यानी कि रेडिकल पर सल्फेट द कैटलिस्ट हाई प्रेशर इट्स केमिकली इंटर कहता है इनर्ट एंड द रेजिस्टेंस टू अटैक बाय द कोरोसिव रिएजेंट। तो हम लोग को जो आप लोग को टेफ्लॉन जो है टेट्राफ्लोरोएथीन्स को जब हाई प्रेशर में उच्च दाब पर जब इसे हम लोग क्या करते हैं, बहुकलन करते हैं, बहुकलन करते हैं हम लोग, तब जाके हम लोग को क्या प्राप्त होता है सर, हम लोग को जो प्राप्त होता है, हम लोग को क्या होता है, प्राप्त होता है, एक सेकेंड थोड़ा सा रुकिएगा। हाँ, उस दाब पर जब इसे बहुकलन करते हैं हम लोग क्या करते हैं सर, बहुकलन करते हैं, इसको हम लोग बहुकलन करते हैं, तब जाके हम लोग को प्राप्त होता है, कुछ ही प्राप्त होता है, टेफ्लॉन प्राप्त होता है। क्या होता है, टेफ्लॉन प्राप्त होता है। क्या प्राप्त होता है, टेफ्लॉन प्राप्त होता है, ठीक ना। ओ एक फ़ोन साइलेंट नहीं किए थे, ठीक ना, फ़ोन आ गया। अब
पढ़ाने के बाद देखा जाएगा कौन है। तो अभी हम फ्लाइट मोड में कर दिए हैं। चलिए देखिए, तो अब इसके बाद देखिए है पॉली एक्राइलोनाइट्राइल। पॉली एक्राइलोनाइट्राइल है। कहता द एडिशन पॉलीमराइजेशन, कहता द एडिशन पॉलीमराइजेशन ऑफ एक्राइलोनाइट्राइल इन द प्रेजेंस ऑफ द परऑक्साइड कैटलिस्ट लीड टू द फॉर्मेशन ऑफ पॉली एक्राइलोनाइट्राइल। तो यहाँ पे पॉली, ऐसे तो ज़्यादातर एग्जाम में पूछा नहीं है, लेकिन फिर भी आप याद रखिएगा कि जो पॉली एक्राइलोनाइट्राइल है, जो पॉली एक्राइलोनाइट्राइल है, इसको हम लोग पर ऑक्साइड कैटलिस्ट की उपस्थिति में क्या करते हैं, यहाँ पे जो एक्राइल नाइट्राइल है, एक्राइल नाइट्राइल को यहाँ पे पर ऑक्साइड कैटलिस्ट की उपस्थिति में जब इसे हम पॉलीराइजेशन करते हैं तब जाके प्राप्त होता है पॉली एक्राइलो नाइट्राइल प्राप्त होता है। पॉली एक्राइलो का होता है नाइट्राइल, पॉली एक्राइलो नाइट्राइल प्राप्त होता है। पॉली एक्राइलो का होता है नाइट्राइल, पॉली एक्राइलो नाइट्राइल का होता है प्राप्त होता है। ठीक है, नेक्स्ट यहाँ पर देखते हैं पॉली एक्राइलो नाइट्राइल यूजेड एज द सब्स्टिट्यूटेड फॉर उल इन मैकिंग कमर्शियल फाइबर और उलेंस और द एरिलीन के अंतर्गत इसको क्या किया जाता है, यूज किया जाता है। नेक्स्ट हम लोग देखते हैं आगे, ठीक ना। कहते हैं यहाँ पे कंडेंसेशन पॉलीमराइजेशन और स्टेप ग्रोथ ऑन पॉलीमराइजेशन के बारे में आप लोग समझाते हैं। कहता है दिस टाइप ऑफ पॉलीमराइजेशन जनरली इन्वॉल्व द, यहाँ पे कंडेंसेशन संघनन बहुलक के बारे में दिया है कि संघनन बहुलक क्या है। तो दिस टाइप ऑफ पॉलीमराइजेशन जनरली इन्वॉल्व्स द रिपीटेटिव कंडेंसेशन रिएक्शन बिटवीन टू बाईफंक्शनल एंड द ट्राइफंक्शनल मोनोमेरिक यूनिट होते हैं। जो कंडेंसेशन, देखिए कंडेंसेशन जो पॉलीमराइजेशन होते हैं वह मोनोमर और डाइमोनोमर, जैसे मोनोमर हो गया, डाइमोनोमर हो गया, ठीक ना, मोनोमर हो गया, आपका डाइमोनोमर हो गया, आपका ट्राइमोनोमर हो गया। जब सबको मिला करके उसको क्या करते हैं, पॉलीमराइजेशन करते हैं, तब जाके प्राप्त होता है कंडेंसेशन पॉलीमर प्राप्त होता है। क्योंकि देखिए यहाँ पर साफ साफ लिखा है, यहाँ पे लिखा है कंडेंसेशन रिएक्शन बिटवीन टू बाईफंक्शनल ट्राइफंक्शनल और मोनोमेरिक यूनिट होते हैं। यानी कि जो होते हैं बाईफंक्शनल हो गए, ट्राइफंक्शनल हो गए, मोनोमेरिक यूनिटों के एक पॉलीराइजेशन के इकाई होते हैं। पॉलीराइजेशन के क्या होते हैं, एक इकाई होते हैं हम लोग का। कहता है दीज आर पॉली कंडेंसेशन रिएक्शन में रिजल्ट इन द लॉस ऑफ सम सिंपल्स, रिजल्ट ऑफ सम सिंपल्स और मोलिकुल्स आर वाटर्स, एल्कोहल है, हाइड्रोजन है, ठीक ना, हाइड्रोजन है, और क्लोराइड ETC, ठीक ना, ETC। चलिए यहाँ पे आप लोग को समझाते हैं इसके बारे में, समझाते हैं। जैसे यहाँ पे देखिए ए रिएक्शन यहाँ पे दिया है पोलराइजेशन के बारे में कि दोनों के बहुलक कराते हैं, जब बहुकलन कराते हैं हम लोग, या दोनों मोनोमर का बहुकलन कराते हैं तब प्राप्त होता है टेरिलीन या डेक्रोन प्राप्त होता है। ये बातें समझाया है। टेरिलीन डेक्रोन के लिए यहाँ पे समझाया है कि इथिलीन ग्लाइकोन है, और यहाँ पे है टेरेफ्लेथिलिक एसिड है। ये दोनों के जब बहुकलन कराते हैं, पॉलीराइजेशन कराते हैं, तब जाके प्राप्त होता है टेरिलीन या डेक्रोन प्राप्त होता है। ये बातें हम लोग को यहाँ पे समझाया है। ये है पॉलीएमाइड है। क्या है, पॉलीएमाइड है। और पॉलीएमाइड के अंतर्गत जैसे यहाँ पे नाइलॉन है, नाइलॉन 6 कहता है इट इज प्रिपेयर्ड बाय द कंडेंसेशन पॉलीमराइजेशन, इसे हम संघनन बहुलक के द्वारा प्राप्त करते हैं। और कंडेंसेशन, ठीक ना, नाइलॉन 6 को, इसके लिए हम लोग यहाँ पे यूज किया है हेक्सामिथाइल, ठीक ना, हेक्सामिथाइल डाइएमीन विथ एडिपिक एसिड अंडर हाई प्रेशर एट हाई टेम्परेचर पे। यानी कि जब हेक्सा इथाइल एमीन और डाइएमीन और एडीपी अम्ल के साथ 553 केल्विन ताप पर और उच्च दाब पर जब इसे क्या करते हैं हम लोग, उच्च दाब पर इसे हम लोग क्या करते हैं, पॉलीराइजेशन करते हैं, चाहे गर्म करते हैं, तब जाके नाइलॉन 6 हम लोग को क्या होती है, प्राप्त होती है। देखिए यहाँ पे लिखा है कि नाइलॉन 6 प्राप्त किन से किया जाता है। तो नाइलॉन 6 प्राप्त किया जाता है, यहाँ पे देखिए लिखा है हेक्सा इथाइल डाइएमीन और एडिपिक एसिड को जब हाई प्रेशर और हाई टेम्परेचर पर क्या किया जाता है, पॉलीराइजेशन करते हैं, गर्म करते हैं, कंडेंसेशन करना है, यहाँ पे क्या करना है, कंडेंसेशन करना है, तब जाके हम लोग को प्राप्त होता है नाइलॉन 6 प्राप्त होता है। नाइलॉन 6 का यहाँ पे यूज भी है कि इसका यूज किया जाता है सीट में, ठीक है ना, सीट में और ब्रश में, ठीक ना, ब्रश में और टेक्सटाइल इंडस्ट्री के अंतर्गत भी इसका यूज किया जाता है। खाली यहाँ नाइलॉन 6 के बारे में दिया है कि नाइलॉन 6 क्या है,
नाइलॉन छो इट्स ऑब्टेन बाय द हीटिंग और कार्बोलेक्टिंग विथ वाटर एट हाई टेम्परेचर, ये हम लोग को हाई टेम्परेचर। इसके बाद देखिए नाइलॉन छो के बारे में। नाइलॉन छो जो है इसे कैप्रोलेक्टम बहुलक को जो 553 से 543 केल्विन ताप पर जल अणु की उपस्थिति में जब इसको गर्म किया जाता है तब जाकर नाइलॉन छो प्राप्त होता है। आपके एग्जाम में ऑब्जेक्टिव में पूछेगा कि नाइलॉन छो किसके द्वारा बनता है, कैप्रोलेक्टम से बनता है। किससे बनता है, कैप्रोलेक्टम। ये बहुत बार पूछा है नाइलॉन छो, VVI है, ठीक ना। कि नाइलॉन छो जो है किससे प्राप्त होता है, कैप्रोलेक्टम। और कितना ताप पे बनता है, तो 533 से 543 केल्विन ताप पे जल के अणुओं के साथ इसको जब गर्म किया जाता है तो हम लोग का नाइलॉन छो क्या होता है, प्राप्त होता है। नाइलॉन छो हम लोग के प्राप्त होता है। नाइलॉन छो का यूज कहाँ किया जाता है, तो इसको यहाँ पे लिखा है कि फाइबर्स एंड रोप्स, फाइबर एंड रोप्स के अंतर्गत इसको क्या करते हैं, यूज करते हैं, ठीक ना। यानी कि टायर कोड है, फाइबर्स एंड रोप्स है, इसके अंतर्गत क्या किया जाता है, यूज किया जाता है। ये हम लोग को क्या थी, नाइलॉन छो थी। विथ वाटर एट हाई टेम्परेचर, यानी कि इसको हीटिंग किया जाता है कैप्रोलेक्टम विथ वाटर एट हाई टेम्परेचर, यानी कि कैप्रोलेक्टम अणुओं को जब जल के अणुओं की उपस्थिति में और 533 से 543 केल्विन तापों पर जब इसको गर्म करते हैं तब हम लोग को प्राप्त होता है नाइलॉन छो। इसके बाद है पॉलीस्टर है। देखिए पॉलीस्टर के बारे में दिया है कि दीज आर द पॉली कंडेंसेशन प्रोडक्ट, यह जो है एक प्रकार के संघनन उत्पाद होता है। और डाई कार्बोक्सिलिक एसिड और डाई ऑयल हो गया। डाई ऑयल के साथ इसको जब हम लोग संघनन करते हैं, यानी कि हम लोग के पॉलिस्टर जो प्राप्त होता है, पॉलिस्टर किससे प्राप्त होता है, तो डाई कार्बोक्सिलिक एसिड और डाई ऑयल के बहुकलन से मिलती है, पॉलीराइजेशन पॉलीकंडेंसेशन से मिलती है। कहता डेक्रोन और टेरिलीन इज द बेस्ट नॉलेज एग्जाम्पल। बेस्ट मतलब ये सबसे मतलब इसका बेस्ट एग्जाम्पल है पॉलिस्टर का सबसे बेस्ट एग्जाम्पल कौन है, तो डेक्रोन है और टेरिलीन है। और मैन्युफैक्चरिंग बाय हीटिंग, ठीक है ना, मिक्सचर ऑफ इथिलीन ग्लाइकोन और टेरेफ्लेथिलिक एसिड 420 से 460 केल्विन ताप पर, और प्रेजेंस द जिंक एसीटेट और एंटीमनी है यहाँ पे। कहता है यहाँ पे ये उत्प्रेरक का काम कर रहा है, ठीक है ना। जिंक एसीटेट और एंटीमनी है। और ट्राई ऑक्साइड कैटालिस्ट है। और पर रिएक्शन देन गिवेंस या गिप्स करता है हम लोग को, क्या गिप्स कर रहा है यहाँ पे, तो यह हम लोग को गिप्स कर रहा है डेक्रोन फाइबर्स, टेरिलीन को क्या कर रहा है, गिप्स कर रहा है। अब इसके बाद देखिए बैकेलाइट है, ये भी बहुत VVI क्वेश्चन है, बैकेलाइट के बारे में एग्जाम में पूछता रहता है। पहले तो आपको यह बातें पूछेगा कि जो हम लोग को बैकेलाइट है, ठीक ना, बैकेलाइट है हम लोग का। बैकेलाइट किसका मतलब पॉलीमर होता है, तो फॉर्मल्डिहाइड और फिनोल का, ठीक है ना। फॉर्मल्डिहाइड और फिनोल, यानी कि फिनोल और फॉर्मल्डिहाइड का क्या होता है, एक बहुलक होता है। बैकेलाइट एग्जाम में देगा आपसे, बहुत बार पूछा भी है बैकेलाइट, ठीक है ना, बहुत बार पूछा भी है बैकेलाइट कि बैकेलाइट जो होता है किसका बहुलक होता है, फिनोल और फॉर्मल्डिहाइड का बहुलक होता है। फिनॉल देखिए फॉर्मल्डिहाइड पॉलीमर इज द ओल्डेस्ट सिंथेटिक पॉलीमर है। दीज आर द ऑब्टेनेड बाय द कंडेंसेशन रिएक्शन ऑफ द फिनॉल विद द फॉर्मल्डिहाइड प्रेजेंस ऑफ, ठीक ना, यहाँ पे देखिए लिखा ना, प्रेजेंस ऑफ, ठीक ना, आइदर एंड एसिड। ये हम लोग का एक प्रकार का सबसे मतलब देखिए कठोर प्रकार का बहुलक होता है, जैसे इसमें आपका कंगी उंगी आ जाएगा। बैकेलाइट है कूड़ादान, मतलब ये सब आता है। विद्युत बोर्ड के स्विच जो है ये सब आपका बैकेलाइट के अंतर्गत ही आता है। यहाँ पे देखिए लिखा है कि नॉलबैक द हीटिंग द फॉर्मल्डिहाइड एंड अंडरगोज क्रॉस द लिंकेज विथ इनफ्लेक्सिबल सॉलिड मास कॉल्ड बैकेलाइट, ठीक है। इसको क्या कहते हैं, बैकेलाइट हम लोग कहते हैं। और यहाँ पे इसका यहाँ पे नीचे लिखा हुआ भी है कि इलेक्ट्रिक स्विच बोर्ड और हैंडल, बर्तन के जो हैंडल होते हैं उसका हैंडल बनाने में भी इसका यूज किया जाता है। और ये हो गया हम लोग का मेलेमिन है। जो मेलेमिन होता है वो फॉर्मल्डिहाइड का पॉलीमर होता है, फॉर्मल्डिहाइड का पॉलीमर होता है। जो मेलेमिन और फॉर्मल्डिहाइड को मिलाते हैं तब जाके हम लोग को रेजिन बनती है। क्या बनती है, रेजिन बन रही है, यानी कि रेजिन इंटरमीडिएट बन रहा है। और इसको जब बहुकलन कराते हैं तब मेलेमिन पॉलीमर प्राप्त होती है, ठीक है ना। थोड़ा सा जूम करते हैं, देखिए यहाँ पे, यानी कि मेलेमिन जो है, तो जब इस मेलेमिन को फॉर्मल्डिहाइड के साथ
बहुकलन करते हैं तो रेजिन इंटरमीडिएट प्राप्त हो रहा है, यानी कि मध्यवर्ती रिएक्शन। और जब इसको पॉलीराइजेशन करते हैं तब मेलेमिन पॉलीमर बन रहा है। क्या बन रहा है? मेलेमिन पॉलीमर बन रहा है। आप लोगों को ना देखिए रिएक्शन सब याद वाद नहीं करने, खाली आपको खाली इतना याद रखना है कि किसको किसके साथ मतलब बहुकलन करने पर हम लोग को प्राप्त हो रहा है, बस ये बातें आपको ध्यान देनी है। चलिए देखिए यहाँ पे, ठीक ना, ये हो गया हम लोग को। यस यस, हाँ यही देख रहे थे हम लोग। चलिए यहाँ देख रहे थे, देखिए 1,3-ब्यूटाडाइन को अस्टायरिन के साथ जब बहुकलन किया जाता है तब प्राप्त होता है ब्यूटाडाइन अस्टायरिन पॉलीमर प्राप्त होता है। ये पीछे बातें हम लोग देखे थे, ठीक है ना। आइए यहाँ पे नेचुरल रबर के बारे में देखते हैं। नेचुरल रबर क्या होता है? रबर इज द नेचुरल पॉलीमर एंड द प्रोसेस ऑफ द इलास्टिक प्रॉपर्टीज। इसमें ना देखिए रबर जो होता है एक प्राकृतिक बहुलक है, और इसमें कैसा गुण होता है? इलास्टिक प्रॉपर्टीज होती है, मतलब तनन बल होता है, खींचने पर ऊपर मतलब उसमें तना जाए तो उसमें तनन बल आएगी, और छोड़ देंगे तो उसमें थोड़ा सा सिकुड़ाव का गुण आ जाएगा। कहता ऑल्सो टर्नेट द, ठीक ना, इलास्टोमेरिक पॉलीमर। ये इलास्टोमेरिक क्या है? पॉलीमर है। और इलास्टोमेरिक पॉलीमर इलास्टोमेरिक जो पॉलीमर है हम लोग का, इलास्टोमेरिक जो पॉलीमर होती है सर, देखिए तो नेचुरल रबर के बारे में हम लोग देख लिए यहाँ पे। नेचुरल रबर जो होता है हम लोग को, तो एक प्रकार के जो नेचुरल रबर है हम लोग का, एक प्राकृतिक बहुलक होती है, वो इलास्टिक प्रॉपर्टी जिसमें गुण पाया जाता है, ठीक है ना। ये और इलास्टोमेरिक पॉलीमर है यह हम लोग का। और यहाँ पे और भी सारा लिखा है एक बारे में कि पॉलीमर द पॉलीमर चेन्स और हेल्ड टुगेदर बाई द वीक इंटरमोलिकुलर फोर्स। इसमें जो होता है एक कमज़ोर प्रकार का मोलिकुलर फोर्स होती है, कमज़ोर प्रकार का बल होता है, इसलिए इसको खींचते हैं ना हम लोग तो थोड़ा सा फैलाव का गुण होता है, छोड़ते हैं तो थोड़ा सा सिकुड़ाव का गुण होता है। कहता दीज वीक वीक वेंडिंग फोर्स द परमिट द पॉलीमर टू बी स्ट्रेचड कहता फ्यू द क्रॉस लिंक्स आर इंट्रोड्यूस इन बिटवीन द चैन विच द हेल्पेड द पॉलीमर। कहता इस प्रकार के जो पॉलीमर होती है हम लोग प्रकार के जो चैन पॉलीमर होता है, तो इसमें हम लोग को मदद करता है हम लोग को एक प्रकार का, जैसे मतलब ओरिजिनल पोजीशन आफ्टर द फोर्स रिलीजेड। कहता है इसमें तनन बल के कारण इसको हम लोग क्या करते हैं, इस प्रकार के नेचुरल पॉलीमर का देखिए नीचे यूज लिखा हुआ होगा एक में, ठीक है ना। नहीं यूज नहीं, हाँ लिखा है यहाँ पे रबर हैज वेरीफाइड यूजेज मैन्युफैक्चरिंग फ्रॉम द। कहता है ये हम लोग का जो जो यहाँ पे नेचुरल रबर है सर, जो हम लोग का नेचुरल रबर है इसका यूज किया जाता है हम लोग के जो कृत्रिम प्रकार के रबर बनाने में किया जाता है। और यहाँ पे देखिए इसका निर्माण लिखा है कि मतलब हम लोग को यह कहाँ कहाँ मतलब ये इसको बनाया जाता है। यहाँ पर देखिए लिखा है कि इसका मतलब उत्पादन जो होता है इंडिया में होता है, श्रीलंका में होता है, इंडोनेशिया में होता है, मलेशिया में होता है, साउथ अफ्रीका में होता है। तो ऐसे तो सब पूछता नहीं है कि कहाँ पे इसको मतलब रबर का उत्पादन होता है, फिर भी थोड़ा सा एनसीईआरटी में दिया है तो आप लोग देख लीजिएगा कि इंडिया में इसका उत्पादन श्रीलंका, इंडोनेशिया, मलेशिया, साउथ अफ्रीका में मतलब प्राकृतिक रबर का उत्पादन होता है। प्राकृतिक रबर का क्या होता है? उत्पादन होता है। और प्राकृतिक रबर के द्वारा ही मतलब हम लोग क्या करते हैं भाई साहब, ये प्राकृतिक रबर के द्वारा ही कृत्रिम रबर तैयार किया जाता है। जैसे प्लास्टिक है, ये सब हो गया, नाइलॉन हो गया, इसको मिलाकर ही बनाया जाता है ये सब, ठीक है ना। पॉलीथीन है, ये सब बनाया जाता है। अब यहाँ पर देखिए इफ क्वेश्चन बहुत वीवीआई है, ठीक है ना। वल्कनाइजेशन ऑफ रबर वीवीआई है सर, बहुत वीवीआई है। कहता जब नेचुरल रबर, ठीक है ना, बिकम सॉफ्ट, जो हम लोग का नेचुरल रबर होता है वो सॉफ्ट होता है। और जब सॉफ्ट होता है तो उसको ना हाई टेम्परेचर पे लगभग में 3.5 यानी कि 335 केल्विन से कम है ताप पर, जब उसको हम लोग गर्म वरम कर करके, और यहाँ पे ब्रिटल एट द लो टेम्परेचर, ठीक ना, यानी कि इसको देखिए यहाँ पे कह रहा है कि 335 केल्विन से कम पे और 283 केल्विन से ऊंच ताप पर, मतलब यहाँ से मतलब जब उसको क्या करते हैं, गर्म करते हैं, तो हाई वाटर द एब्जॉर्प्शन कैपेसिटी, इस प्रकार के मतलब यह वाटर एब्जॉर्प्शन की कैपेसिटी एक पास आ जाती है। और सोलबल यहाँ पर लिखा है कि सोलबल पोलर सोलवेंट एंड नॉन रेजिस्टेंस अटैक बाय द ऑक्सीडाइजिंग एजेंट।
to improve upon this the physical properties process of the vulcanization is carried out. This the a process consists the heating mixture few the rubbers sulfur and the appropriate additive। देखिए आपको बता दें क्रम में कि जब हम नेचुरल पॉलीमर, देखिए आपको सिंपल शॉर्ट लाइन में आप लोग को बता देते हैं कि जो हम लोग के जो रबर का जो वल्कनाइजेशन है, तो हम लोग के जो नेचुरल रबर होता है वो सॉफ्ट होता है। और जब इस रबर को हम लगभग 335 से कम और 283 से ऊंच ताप पर जब इसको हम लोग गर्म करते हैं, जब गर्म करते हैं गर्म करके जब उस तो हम लोग गर्म करके उसमें जब हम लोग सल्फर को मिलाएंगे और सल्फर मिला करके उसे हम लोग कठोर रिजिड नेचर के बना देंगे। कैसे बनाएंगे? कठोर और रिजिड नेचर के बना देंगे। तो उसी को कहते हैं वल्कनाइजेशन ऑफ रबर कहते हैं। क्या कहते हैं? वल्कनाइजेशन ऑफ रबर बोलते हैं। और यहाँ पर देखिए वल्कनाइजेशन ऑफ रबर के बाद हम लोग का आ गया सिंथेटिक रबर है। सिंथेटिक बोले तो मानव निर्मित रबर हो गया, ठीक ना। आप एग्जाम्पल इसका याद रखिएगा मानव निर्मित रबर के बारे में। तो मानव निर्मित रबर के बारे में इसका देखिए एग्जाम्पल लिखा है यहाँ पे, ठीक ना। एक तो नियोप्रीन है, नियोप्रीन है, ठीक ना। नियोप्रीन जो हो गया 2 क्लोरो 1,3 ब्यूटाडाइन के पॉलीराइजेशन से बनता है। खाली एग्जाम्पल आपसे पूछेगा कि नियोप्रीन किससे प्राप्त होता है, चाहे नियोप्रीन किस प्रकार का मतलब पॉलीमर है, तो ये हम लोग को सिंथेटिक रबर के द्वारा बनाया जाता है। और मानव निर्मित मतलब है नियोप्रीन जो होता है मानव निर्मित होता है और इसके द्वारा इसको प्राप्त किया जाता है। और फिर हम लोग के मानव निर्मित में आप क्या ब्यूना एश भी हम लोग का क्या है मानव निर्मित है। ब्यूना एश एग्जाम में देखिए पूछ लेता है, ठीक ना, पूछ लेता है कि ब्यूना एश किसके किसके पॉलीराइजेशन से प्राप्त होता है। तो 1,3 ब्यूटाडाइन और एक्रिलोनाइट्राइल के मतलब पॉलीराइजेशन से इसको प्राप्त किया जाता है। एक्रिलोनाइट्राइल के पॉलीराइजेशन से इसको क्या करते हैं हम लोग प्राप्त करते हैं। और इसके बाद सर हम लोग का है मोलिकुलर मास ऑफ पॉलीराइजेशन बायो यानी कि बायोडिग्रेडेबल पॉलीमर। बायोडिग्रेडेबल पॉलीमर है यहाँ पे, यानी कि देखिए इसके बारे में आप लोग बायोडिग्रेडेबल के बारे में समझा देते हैं कि इस प्रकार के पॉलीमर को जब हम लोग नष्ट वष्ट कर देंगे तो दोबारा यूज देखिए नहीं किया जाता है, दोबारा यूज में लाया नहीं जाता है, मतलब खराब ही हो जाता है। तो ये प्रकार का होता है बायोडिग्रेडेबल पॉलीमर होता है। ज़्यादातर एग्जाम उतना आता नहीं रहे हैं, लेकिन ये वाला थोड़ा बातें आपको याद रखना है, ठीक है। पॉली बी हाइड्रोक्सी ब्यूटराइट और को बीटा हाइड्रोक्सी वेलेरेट यानी कि PHBB ये आपको ध्यान पर देनी है। PHBB का निर्माण कैसे होता था? 3 हाइड्रोक्सी ब्यूटनोइक एसिड और 3 हाइड्रोक्सी पेंटेनोइक एसिड को जो बहुकलन किया जाता है। फिर से एक बार सुनिए, 3 हाइड्रोक्सी ब्यूटनोइक और 3 हाइड्रोक्सी पेंटेनोइक एसिड के बहुकलन किया जाता है, तब जाके होता है पॉलीहाइड्रोक्सी ब्यूटा वेलरेट बहुलक का क्या होता है? निर्माण होता है। और इसी को हम लोग PVC के नाम से भी जानते हैं। PVC जो तार के ऊपर कोटिंग होता है और यह इंसुलेटर होता है इलेक्ट्रिक वायर का। इलेक्ट्रिक वायर के लिए मतलब विद्युत का यह इंसुलेटर होता है, ये बात बता रहे थे। उसके बाद नाइलॉन 6 है। नाइलॉन 6 के लिए यहाँ पे देखिए लिखे हैं कि पॉलीएमाइड कोपोलीमर जो है और यह ग्लाइसिन एंड एमिनो केप्रोइक एसिड को जब मिलाते हैं, ठीक है ना, ग्लाइसिन को और एमिनो केप्रोइक एसिड को मिलाते हैं तब जाके नाइलॉन 6 प्राप्त होती है। तो हम लोग देखिए पॉलीमर के सारे बातें थे, ये बातें हम लोग देख लिए सारे बातें, ठीक ना। और इस प्रकार आप लोग मतलब इसको एक बार मतलब सुन के आप लोग NCERT दोबारा से किताब से कवर दोबारा पढ़िएगा, आप लोग दोबारा पढ़िएगा तभी जाके होगा, ठीक ना। एक बार मेरी आवाज़ को सुनिएगा, फिर किताबों सामने है तो रख कर पढ़िएगा, नहीं हो तो फिर इसे एक अधिक बार सुनने का प्रयास करिएगा। देखिए एक बार देखते हैं कि एग्जाम में क्या क्या पूछा है आपके। देखिए परीक्षा में पूछा है, देखिए नेचुरल पॉलीमर के एग्जाम्पल आया है एग्जाम में। फिर ओकरा बाद देखिए सेमी सिंथेटिक पॉलीमर के एग्जाम्पल, सिंथेटिक पॉलीमर का एग्जाम्पल पूछा हुआ है एग्जाम में, ठीक ना। पूछा है कैसे कहते कि क्या कहते हैं वो भी पूछा है। देखिए उसके बाद देखिए ये सब इधर हाँ ये बातें याद रखिएगा, ठीक ना। तो पॉलीथीन आप याद रखिएगा, पॉलीथीन में लो डेंसिटी पॉलीथीन आपको याद रखना है। लो डेंसिटी पॉलीथीन के बाद आपको हाई डेंसिटी पॉलीथीन आपको याद रखनी है। हाई डेंसिटी पॉलीथीन आपको याद रखना है। यह हाई डेंसिटी पॉलीथीन सर आपको याद रखनी है। और इसके बाद आपको ये टेफ्लॉन ठीक ना, ये आपको टेफ्लॉन आपको याद रखनी है, टेफ्लॉन आपको याद रखनी है। ओ तो आपको टेफ्लॉन याद करनी है, ठीक ना। टेफ्लॉन के बाद आपको टेफ्लॉन के बाद नाइलॉन, हाँ नाइलॉन 6 आपको याद रखनी है। नाइलॉन आपको 6 याद रखनी है। और इसके अलावा आपको हाँ बैकेलाइट, आपको ये बैकेलाइट के बारे में ध्यान रखनी है। ये बैकेलाइट को आपको ध्यान रखनी है, बैकेलाइट के बारे में आपको याद रखनी है।
और बैकेलाइट के अलावा मेलामिन कोई ज़रूरी ज़्यादा नहीं है। रबर, ये रबर को आपको याद रखनी है, रबर के बारे में, ठीक है, नेचुरल रबर पूछ लेता है। फिर वल्कनाइजेशन ऑफ रबर आपको ध्यान रखनी है, वल्कनाइजेशन ऑफ रबर के बारे में। और उसके बाद है नियोप्रीन, ठीक है, सिंथेटिक रबर पूछ लेता है, नियोप्रीन क्या होता है, ये बातें। और यहाँ पे ब्यूनाइन क्या होता है, ये बातें आपको ध्यान रखनी है। बाकी कोई ज़रूरी नहीं है एकरा में। चलिए बहुत बहुत धन्यवाद, इसी तरह से मेहनत करिए और अच्छा रिजल्ट ला के दीजिए।